बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद। नादरीन, सेहत है ज़िंदगी में जो हमारा आज का सेगमेंट है वो है आस्क ए जीपी। और जैसा कि आपको पता है कि इस सेगमेंट के अंदर हमारे जो मेहमान डॉक्टर होते हैं उनसे आप अपनी सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। और इस दफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नादरीन, आपको पता है कि इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो गई है और गुज़श्ता 2 दिनों से गवर्नमेंट ने लंदन समेत बहुत सारे जो यूके के इलाके हैं उनको टायर 4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, कंसीडर कर दिया है। जिसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते जो क्रिसमस के मौके पर थी या न्यू ईयर के मौके पर थी। हम इस हवाले से बात करेंगे और मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमें टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए अपना क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी सेहत के हवाले से। कोई भी इशू हो, ये हमारा जो अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करें। अपनी जनरल सेहत के लिए, अपने अज़ीज़ कारब की सेहत के हवाले से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये आप बता दीजिए कि इस वक्त बदकिस्मती से हम टायर 4 के अंदर आ गए हैं, तो इस हवाले से जो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कितनी सीरियस बात है और किस तरह हम इससे अवॉइड कर सकते हैं और क्यों हम इस मरहले पर पहुँचे हैं। थैंक यू। टायर 4 बेसिकली एक उन्होंने गवर्नमेंट की एक सीरियसनेस के इंडिकेटर है कि सूरत हाल कितनी सीरियस हो गई है। और जो लोगों की एक एक्टिविटीज़ थी स्पेशली क्रिसमस के दौरान जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको रोकने के लिए इन्होंने इसको मुतारिफ़ कराया। बेसिकली एक नट शेल में जो बात कहने की है वो ये है कि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों की इन्फेक्टिविटी फिर उसी तरह बढ़ रही है, बल्कि थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग तौर पे बढ़ रही है जो हमने मई या अप्रैल में देखी थी। तो ज़ाहिर है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, जनरल प्लेसेस पे, जनरल पब्लिक जहाँ जाती है, शॉपिंग हो गई या गैर ज़रूरी जगह है जहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे अगर हम जाने को अवॉइड करेंगे तो इसकी जो ट्रांसमिशन है, इसकी जो फैलाव है उसमें मदद मिलेगी। लोगों को समझने की बात यह है कि एक आज बड़ा इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि इसकी एक नई टाइप आ गई है इस वायरस की, या जो कह लें आप कि म्यूटेट हुआ है। हर वायरस जो होता है वो म्यूटेट होता है, मीनिंग वो चेंज होता है। इंसान वायरस को पालता है, हम उसके होस्ट होते हैं, वो हमारा गेस्ट होता है एक तरह से, मैं सिंपल वे में समझाने जाऊँ। उसके बाद जब वो फैलता है पूरी कम्युनिटी में, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरा घूमता रहता है, ज़ाहिर कम्युनिटी में घूम रहा है, तो हम ही उसको ज़िंदा रखते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है हर वायरस की अपनी एक एज है, एक लिमिट है, 14, 15, 20 दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है इंसान में। सही है। तो इससे आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाते। और इसी वजह से जो ये टायर 4 का है या पब्लिक प्लेसेस में जाने का, यही है कि उस साइकिल को तोड़ा जाए। शुरू से हर गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में यही कोशिश की जा रही है कि उस साइकिल को, जो कि वायरस की ट्रांसमिशन का साइकिल है, उसको रोका जाए। तो ये भी एक कोशिश है, मज़ीद सख्ती की जा रही है। नटशेल सिर्फ यही है कि मज़ीद सख्त हो गए, जैसे कि लोग बाहर निकल रहे थे या शॉपिंग पे या दूसरी जो इवेंट्स थे, क्योंकि ये वैसे भी क्रिसमस का और न्यू ईयर का मौका है और आपको पता है कि यहाँ पर अमूमी तौर पर ये जो अयाम होते हैं वो शॉपिंग के लिए जो है ना, लोगों ने अपनी सेविंग्स की होती हैं, तो वो समझते हैं कि क्रिसमस के मौके के ऊपर या न्यू ईयर के मौके के ऊपर हम शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा रश ज़ाहिर है देखने को मिला है हमें। बिल्कुल। तो बेसिकली ज़ाहिर है एक ट्रेडिशनल इवेंट है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है और टाइम ऑफ होता है, हॉलीडेज़ होती हैं, लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, गिफ्ट्स लेते हैं, देते हैं और शॉपिंग। ज़ाहिर है ये एक सदियों से चला आ रहा है। असल में मसला मुझे जो लग रहा है वो ये है, एक तो सूरत हाल वैसे बड़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत लोगों को हो रहा है। हम प्रैक्टिकल फील्ड में हम बैठे हुए, हम भी देख रहे हैं कि बहुत लोगों को आजकल इन्फेक्शन पॉजिटिव आ रहा है। सही। लेकिन इसके अलावा डेथ्स भी बढ़ रही हैं और जो है ये नई जो एक टाइप आ गई है जो कि हाईली इन्फेक्शस है, वो भी एक अलार्मिंग साइन है पूरे एपिसोड में। तो कहने का मकसद है ओवरऑल हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। आई नो इट्स वेरी हार्ड कि लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हर कोई थक चुका है, हर कोई। लेकिन मसला ये है कि वी आर क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन नाउ। अगर आप भी लोग थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो अमवात कम हो जाएंगी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। राइट। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की अभी गुफ्तगू सुनी है। अभी कोरोना वायरस के हवाले से वो बता रहे थे कि सबसे अहम चीज़ ये है
कि हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनकी कॉल लेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर कॉल बैनर चल रहा होता है, तो आप किसी भी इशू के ऊपर सेहत से मुतल्लिक हमारे डॉक्टर साहब से सवाल करके पूछ सकते हैं। तो अपनी कॉल लेते हैं कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना सवाल कीजिएगा। मैं पूरा वीक इंतजार करती हूँ आपसे सवाल करने के लिए। मुझे बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं पहली दफा ही, बस पिछली दफा जो मैंने किया था वो पहली दफा मेरा दिल था, आज दोबारा फिर कर रही हूँ। मुझे बस इंतजार रहता है आपसे बात करने का, ज्यादा लंबी बात नहीं करती। बेटे मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से। जी जी मुझे 75 ईयर्स ओल्ड मेरी उम्र है और मिसिज दास में बोल रही हूँ। जी जी तो मुझे सार्सिस कोई जो बीमारी है जिसमें खारिश होती है और दाने निकलते हैं, जी जी तो वो डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया सारा, तो उन्होंने मुझे क्रीम दी है लगाने के लिए। तो पूछना मैं ये चाहती थी, कोई खाने के लिए दवाई है इसके लिए? इचिंग के लिए जो खाने के लिए दवाई है ना, वो आप एंटी एलर्जी टैबलेट ले सकती हैं, वो काफ़ी मदद करती है। लाइक पेरेटोन और दूसरी एंटी एलर्जीज ओवर द काउंटर मिलती हैं, तो क्रीम के साथ साथ वो टैबलेट लें, वो भी आपको आराम देंगी। अच्छा, खाली सुबह शाम खानी पड़ेंगी वो मुख्तलिफ आती हैं, डिफरेंट टैबलेट्स के डिफरेंट डोजेजेस हैं। पेरेटोन जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं, बाज़ जो टैबलेट है वो सिर्फ दिन में एक लेनी होती है, लेकिन आप कोई भी एक ले लें। एक कॉमनली किसी भी बड़ी शॉप में जाके आप ले सकते हैं सिट्राजिन या इस तरह की टैबलेट जो दिन में सिर्फ एक लेनी होती है, तो आप ले सकती हैं। वो काफ़ी, मेरे ख्याल में एक आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, सिर्फ एक लें, वो पूरा कवर करती है 24 घंटे। तो बेटे ये बताएंगे ये होता क्यों है ये सारा? देखिए, आप मुझे अब पूरा केस मुझे आपका नहीं पता है किस लिए ये इची, बेसिकली इट्स एन एलर्जिक रैश जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है। बाज़ दफ़ा किसी चीज़ के इस्तेमाल से हो सकता है, बाज़ दफ़ा वेदर से हो सकता है, बहुत सारी वजूहत इसकी हो सकती है। बाज़ दफ़ा आपको कोई ऐसी तकलीफ है, आपको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है? इंसुलिन पे हूँ। इंसुलिन पे हैं आप? हाँ, तो हो सकता है इसकी लेकिन आपको उससे खारिश में कमी आई है जो आप क्रीम लगा रही हैं? जो क्रीम लगाती हूँ आप फेज आते हैं, आती है खत्म हो जाते हैं, आते हैं खत्म हो जाते हैं। आई थिंक इसको जो खारिश करने का प्रोसेस है ना, वो आप खारिश करने को भी थोड़ा सा एहतियात करें। और जो टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको जो खारिश की जो होती है ना वो भी कम होगी, क्योंकि आप जितना उसको खारिश करते हैं वो और बढ़ता है। अच्छा, तो उसको खारिज करने से अपने आप को बचाएं, ताकि पुराने ज़माने में जब इस तरह के रैशेज होते थे तो लोग यहाँ पे यूके में दस्ताने होते थे जो मरीजों को डॉक्टर्स दिया करते थे ताकि वो अपनी खारिश ना कर सकें, क्योंकि जब तक आप जितना आप खारिज करते हैं वो और ख़राब होता है। तो ये दवाई आपकी मदद करेगी इस पूरे प्रोसेस में। इसका नाम बताएंगे दोबारा एक दफ़ा फिर? मैं आप किसी भी टेस्को में या किसी भी शॉप में जाके बोलिएगा कि मुझे एंटी एलर्जी टैबलेट चाहिए, वो आपको दे देंगे, एंटी एलर्जी के लिए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पाँव में जो है ना किसी वक्त प्रॉब्लम होती है। मैं जब वॉक करता हूँ तो ये हीट अप हो जाते हैं, जैसे फील में टेम्परेचर फील कर रहा हूँ समटाइम जो है ना। जी जी, इसको मुझे कुछ बता दें। दूसरा, मेरी जो लेफ्ट लेग है, मुझे बैंड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो है ना कोई मसल का प्रॉब्लम हो रहा है, जो है ना मैं बैंड नहीं कर सकता, या अपना जब शूज पहनता हूँ तो मेरी जो आर्म है वो नीचे नहीं जा रही है, तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। आपकी एज क्या है और आपका नाम क्या है? सॉरी, आपका नाम और एज क्या है? एज 50, अली, लियाकत अली। अच्छा अली साहब, आप को और तो कोई तकलीफ नहीं है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो आपने बताया बेंड करने में आपको नी में प्रॉब्लम है, किस किस जोड़ में प्रॉब्लम है? ये मुझे नहीं, नी में नहीं है, हिप में है बिल्कुल, जो है ना ऊपर, जो है ना मुझे जब मैं ये बेंड करता हूँ ना लेग, तो मुझे पेन हो रहा है हिप पेन हिप में। ठीक है ठीक है। आप काम क्या करते हैं? मैं शेफ हूँ। ओके, यू ऑन योर फुट होल डे, आप खड़े रहते हैं? खड़ा रहता हूँ। जी जी। और वेट क्या है आपका? वेट 92 kg। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू अली साहब। आपको डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी लियाकत अली साहब, एक सॉरी मादरत में आपको कतक में माफ़ी, एक और कॉलर है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, फिर आप दोनों को आंसर कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डायबिटिक हूँ, मेरा नाम मिसेस खान है, एज में 62 है, वेल से बात कर रही हूँ, और मैं वो मेटाफॉर्मिन लेती हूँ, लेकिन इवनिंग को 2 ले लें, लेकिन वो जब खट्टी लेती हूँ तो मेरा ज़रा दिल भारी सा हो जाता है। मैं सुबह शाम ले सकती हूँ एक, अगर मैं सुबह ले लूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट? और क्या चीज़? मेटफॉर्मिन? जी बिल्कुल आप ले सकती हैं 2 दफ़ा दिन में। डिपेंड करता है आपका कितना HbA1c, आपका डायबिटीज़ कितना ख़राब है, लेकिन आप 10.5 था, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि टेक 2 टैबलेट
टैबलेट्स। ठीक है, तो आप दिन में आप सुबह भी ले वो सकते कहते हैं कि बस इकट्ठे 2 शाम के फूड के साथ लिया करो। नहीं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। अगर 500 मिलीग्राम सुबह ले लें, 500 रात में ले लें। आप डॉक्टर से बोलिएगा कि मुझे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है। आफ्टर ब्रेकफास्ट वैसे विद मील या राइट। वैसे मैं ब्लड प्रेशर भी है तो उसकी भी लेती हूँ, तो ये दोनों इकट्ठी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर की भी और इसकी भी। जी बहुत बिल्कुल आप ले सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू मिसेस खान। जी डॉक्टर साहब, वो दूसरा एक क्वेश्चन था आपके पास अली साहब का। जी, उसको आंसर अली साहब ने बताया था कि उनके जो पाँव हैं वो हीटअप हो जाते हैं आफ्टर वॉकिंग, और हिप पेन का उन्होंने बोला था। पाँव के हीटअप होने में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पाँव के एक तो सबसे बड़ी बात उनके एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, कि पाँव के एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। पाँव के एग्जामिनेशन में जो चीज़ देखी जाती है कि कहीं उनको वेरिकोसिटी वगैरह तो नहीं है। असल में जिस तरह का वो काम बता रहे हैं, वो खड़े रहते हैं पूरे दिन, एज ए शेफ़ ही इज़ वर्किंग। बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन्स वगैरह हो जाती हैं, तो वो चेक करने की ज़रूरत है। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो नहीं है, वेरिकोज वेन बेसिकली नसें जो अब उभर जाती हैं वो उसकी वो होती हैं। इसके अलावा B12 की डिफिशेंसी की वजह से भी हीटअप हो जाता है पाँव। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से भी हीटअप हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जिस तरह का आप काम करते हैं, यानी कि आप कोई आराम नहीं कर रहे हो बहुत लंबे आवर्स के लिए, for years you're standing up, then of course that can also disturb your circulation. So उसके लिए फुटवेयर एक मैं छोटा सा मशवरा, और उसके अलावा ये जो टेस्ट मैंने बताए हैं वो करवा लें अपने, उससे कम से कम पता चलेगा। लेकिन ज़ाहिर है उसके लेग्स को उनको देखने की भी ज़रूरत है, तो ही नीड टू सी द GP ताकि वो एग्जामिन करके और उसके अलावा ब्लड टेस्ट भी करा ले टू गेट टू द बॉटम ऑफ दैट। इसके अलावा हिप पेन का उन्होंने बताया मुझे, हिप पेन की जो उनकी, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, ही इज़ जस्ट 50 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मुझे हिप पेन की वजह मस्कुलोस्केलेटल लगती है। और बेसिकली यानी कि जिस तरह के काम कर रहे हैं, खड़े हुए हैं पूरे दिन, शेफ़ हैं एक्चुअली, शेफ़ हैं हाँ। और ही इज़ ओवरवेट एज वेल, 92 kg। अगर हम एवरेज एशियन का हाइट लगाएं 5'8" या 5'10" जो भी है, उसके हिसाब से ही इज़ स्लाइटली ओवरवेट, सो ही नीड टू लूज़ वेट एज वेल, एटलीस्ट स्टोन और 2, जो कि आगे आने वाले वक्त में उनको बहुत फ़ायदा देगा। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं, और थोड़े से चेंजेस लाएं, थोड़े से स्ट्रेचिंग करें बिफोर ही वर्क्स, टेक अ बिट ऑफ अ ब्रेक। सो फिजियोथेरेपी वुड हेल्प यू एज वेल। ये 50 ईयर्स ओल्ड हैं और जिस तरह का ये काम करते हैं, ये प्रॉब्लम मेरे अपने एक्सपीरियंस में अक्सर शेफ़ जो है उनकी बढ़ती है। तो इसको सीरियस लें अपनी सेहत को, ताकि यू डोंट हैव अ बिगर प्रॉब्लम लेटर ऑन इन लाइफ। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे उसमें हमें जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी ज़्यादा, वो बैक पेन के हवाले से आए थे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि वो वर्क फ्रॉम दी होम कर रहे हैं और ज़ाहिर है चेयर पे बैठना और इस तरह उससे भी चीज़ हो जाती है। और आपने खुद ये कहा था कि किसी एक एंगल पर बैठने से भी ये ज़्यादा चीज़ हो जाती है। तो उसको ज़रा प्लीज़ आप तफसील से एलेबोरेट करेंगे हमारे नाज़रीन को कि बैक पेन एक्चुअली है क्या, उसके काजेज़ क्या हैं, और फिर हम उसको क्योर किस तरह से कर सकते हैं, और क्या ये एज के हिसाब से किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, आया जेंडर के साथ या एज के साथ, कि आप अर्ली 40s में हैं, 30s में हैं, 20s में हैं, तो आप ज़्यादा उसको पेन फील करेंगे, या अगर आपको पेन फील हो रही है तो आप उसके इलाज के लिए मतलब अपने आप को जल्दी क्योर कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को प्लीज़ ज़रा आप आगाह कीजिए। जी, जो सबसे ज़्यादा कॉल हमारे पास आती है, राइट, बैकएक के लिए काफ़ी कॉल आई, और जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ बैकएक होता है वो है मैकेनिकल बैकएक और नॉन स्पेसिफिक बैकएक, जो कि 20 से लेके 60 साल की उम्र में यानी वर्किंग एज ग्रुप में पाया जाता है। ये बेसिकली लोअर बैकएक होता है, और ये आपके बटक्स तक में यानी कि आपके हिप्स में भी बाज़ दफ़ा पेन फील होता है, और ये अचानक आता है। मीनिंग कोई बोलेगा आपको मैं चेयर से खड़ा हो रहा था, अचानक मुझे, जिसको हम चुक पड़ना बोलते हैं, चुक पड़ना कहते हैं जी, वो पता ही नहीं चला और तो दर्द शुरू हो गई। एग्जैक्टली। उसमें ना तो कोई बाज़ दफ़ा जॉब रिलेटेड, सो ज़्यादातर हिस्ट्री अचानक की होती है। मैं ये कर रहा था तो मुझे ये फील हुआ, मैं गार्डनिंग कर रहा था, मैं उठा तो मुझे दर्द हुआ, तो ज़्यादातर ये हिस्ट्री होती है। इट्स अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैकएक। ज़ाहिर है मैं तमाम हर तरह के बैकएक की तो बात नहीं कर सकता, मैं इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राइट। तो उसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम है मैंने बताया, लोअर बैकएक और हिप्स में पेन होना और स्टिफनेस हो जाना। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जब भी ये बैकएक हो तो पहले कुछ दिन थोड़ा सा आराम कर लें। तो मैं ये हमेशा नाज़रीन से बोलता हूँ कि जब ये बैकएक हो तो थोड़ा सा टेक इट इजी फॉर फ्यू डेज़, थोड़ी सी जेंटल बैक एक्सरसाइजेस करें। इंटरनेट पे आजकल देख सकते हैं, अपने फिजियो से बात कर सकते हैं, अपने GP से बात कर सकते हैं, और जेंटल बैक एक्सरसाइज करें। ये ना करें कि उसी पोस्चर में या वही काम जिसकी वजह से ये हुआ है आप वही जारी रखें, तो वो और मसला ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आप डीप टिश्यू मसाज करा सकते हैं, आप आइबो जेल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशंस या कोल्ड कंप्रेशन या वार्म बाथ आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि
इसमें भी आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी भी काफ़ी आरामदेह होती है इसके लिए। फिजियोथेरेपी में आप अगेन आजकल ज़ाहिर है कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी लोग मशवरे दे सकते हैं आपको। और कोशिश करें कि अपने आप को मूव करते रहें, ये ना कि बेड पे लेट जाएं बिल्कुल एक दफ़ा। एक्टिवनेस जो है ना वो थोड़ा सा रखें अपने आप को, ताकि स्टिफनेस, अदरवाइज़ आप इनएक्टिव हो जाएंगे। अक्सर लोग बिल्कुल लेट जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो बैलेंस ज़रूरी है। और पेन रिलीफ भी ले सकते हैं ओवर द काउंटर, जैसे मैंने बताया आइबोजेल वगैरह यूज़ करें। इसके अलावा आप पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड अलाउड है तो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेन रिकरेंट होता है। नॉन स्पेसिफिक बैक एक इज़ अ रिकरेंट, यानी कि बार बार होता है अक्सर लोगों को। ये बड़ी समझने की बात है, तो इसको सीरियस लेना ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ इट कैन अफेक्ट योर होल लाइवलीहुड। फ़र्ज़ करें कोई शख्स टैक्सी चलाता है और उसको बैक में पेन का प्रॉब्लम आ गया, अगर वो उसको सीरियस नहीं लेता, थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करता उसको समझने में, तो वो तो उसको बार बार होता रहेगा, तो उसकी तो अपनी लाइवलीहुड जा सकता है, उसके डेज ऑफ हो सकते हैं, इकोनॉमिकली भी इसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैं हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि थोड़ा सा खुद भी पढ़ लें इसके बारे में, ताकि आपको ये पता हो जाए कि मैं डील किस चीज़ से कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे को चुटकी बजेगी और नेक्स्ट डे मैं एकदम दौड़ने लग शुरू कर दूँगा। ऐसे नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, और इसकी वजह से फिर लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि वो उसको सीरियस लेते नहीं है, फिर और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, मज़ीद लंबा खिंचता है वो। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा स्पेंड करें, थोड़ा सा पढ़ लें इसके बारे में, मालूमात हासिल कर लें, ताकि डील करने में। डॉक्टर साहब अब इसको कैरियन करेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा क्वेश्चन था, मेरी मम्मी डायबिटिक हैं जी जी, और उनके पास फैटी लिवर भी है, और आपकी क्या एडवाइस है फॉर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स या खाने के लिए? Okay, I'll give you a short answer. Actually, for diabetes, is she newly diagnosed? No. Okay. Has पर she seen? फैटी लिवर अभी डिस्कवर हुआ। अच्छा, fatty liver. How old is she? She's 55. Okay, she's 55 years of age. Is she overweight? No. She's not overweight. And diabetes में type 1 है, type 2 है. इंसुलिन लेती हैं, टैबलेट लेती हैं? Tablet लेती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। थैंक यू जी। Thank you. थैंक यू। इन्होंने बताया कि शी इज़ डायबिटिक एंड फूड एडवाइस। ज़्यादातर जो फैटी लिवर है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है लिवर में, और हमारे यहाँ के हिसाब से तो ज़्यादातर ओवरवेट की वजह से होता है, यानी कि फ़ैट ओवर द लिवर। तो इसके लिए जो हम मजबूरी तौर पे एक एडवाइस करते हैं वो करते हैं कि भाई वेट रिडक्शन करें आप। ये ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं होती है। अगर जो बेसिक टेस्ट नॉर्मल हैं, अगर फंक्शनैलिटी जो लिवर की ब्लड टेस्ट में नॉर्मल आ रही है, अगर खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस या किसी और दूसरी चीज़, वो भी एक बेड टेस्ट करा लें आप कि वो सब अगर सब कुछ नॉर्मल आता है ब्लड टेस्ट में और सिर्फ फैटी लिवर है, तो इसमें वेट रिडक्शन का हम कहते हैं। अक्सर जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उसमें अल्कोहल का भी हम ज़ाहिर एक अंसर होता है, ज़ाहिर हमारी कम्युनिटी में इतना कॉमन नहीं है, एशियंस में या तो इसमें ये कम है। लेकिन मैं उनको मशवरा दूंगा कि इसमें वी जस्ट कीप एन आई ऑन द फैटी लिवर, ट्राई टू लूज़ वेट। जो भी वेट है उनका चेक कराएं कि वेट उनके हाइट के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। एक्चुअली उनका जो वेट है वो न सिर्फ उनके फैटी लिवर के लिए अच्छा होगा, बल्कि उनकी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में दिस विल हेल्प हर मोर ऑन बोथ साइड्स। आपने डायबिटीज़ की ग़िज़ा के बारे में पूछा, मैं ये सवाल हमसे लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था। ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, और उसके लिए जो मेरे ख्याल में जो मैं आपको मेरा मशवरा ये होगा कि आपने जीपी से बोल के एक हर सर्जरी से कोई ना कोई रिलेटेड डाइटिशियन होता है जो कि आपकी वालदा के बात कर सकता है या आप उनसे भी बात कर सकती हैं। एक डिटेल आपको डाइट प्लान बना के देगा, और ये इंडिविजुअलाइज होता है, हर आदमी का एक डिफरेंट होता है। तो जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट है हम उसको इनकरेज करते हैं वो डाइटिशियन को ज़रूर एक दफ़ा मिल ले। तो आप भी कोशिश करें कि उनसे मिल लें, ताकि वो इनके लिए एक अपना इंडिविजुअल डाइट प्लान बनाए, उनसे बात करेगा, पूछेगा सब कुछ। राइट डॉक्टर साहब, इस हवाले से मेरा भी एक क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं आपसे बाद में करूँगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरा नाम इरफान है, मैं इल्फा से बोल रहा हूँ जी। First of all, I'd like to say you are presenting a beautiful program. Thank you, sir. Especially for the Asian community. Thank you. And my question is regarding this new vaccine. There's a lot of perception going on regarding the side effects of this vaccine. Are there any side effects on this one or no? The reason I'm saying is I'm 70 years old and I'm not in a good health, because when I do walk, I feel a bit of out of breath as well. So I'd like to ask you if you've got any
Yeah. श्योर इरफान साहब, डॉक्टर साहब विल आंसर दिस क्वेश्चन एंड योर डाउट्स। जी डॉक्टर साहब, ये हमने पिछले प्रोग्राम में वैसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग इसको डाउटफुल या साइड इफेक्ट्स के हवाले से कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी एक्चुअली बात यह है कि हमारे पास इसके अलावा, वैक्सीन के अलावा कोई चॉइस है नहीं इस वक्त। तो लोगों को मेरा मशवरा, देखें ये वैक्सीन अभी तो आई है, पिछले हफ्ते से ये लगना शुरू हुई है, तो जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादातर वही हैं जो हमें इत्तला है कि जो कि फ्लू वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट थे, ठीक है। उसमें रेयर साइड इफ़ेक्ट्स अक्सर लोग जिनको शदीद एलर्जीज़ हैं, जनरलाइज एलर्जीज़ हैं, उनके लिए उन्होंने भी बोला है कि उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट वही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग बोल रहे हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स होना, या बॉडी एक होना, या जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे तकलीफ़ होना। इसके अलावा कोई इतने सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है, ये नई वैक्सीन है, अभी तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, लोगों को लगना शुरू हुआ है, और आई थिंक आफ्टर अ मंथ और 2 months विल हैव अ स्लाइटली बेटर पिक्चर टू सी वेदर इज़ देयर एनी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और नॉट। जहाँ तक मुझे अभी इत्तला है, अभी जिन लोगों को लगी है, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको भी लगी है, और तो उन्होंने तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं बताया कि कोई परेशानी की बात है। लेकिन जाहिर है मैंने तो लोगों को पैरासीटामोल के साथ साइड इफ़ेक्ट होते देखा है। साइड इफ़ेक्ट रेयरली तो हर कोई ना कोई परसेंटेज को होती है। अगर 90% 95% लोगों को नहीं हो रही है तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, एंड आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई एंड यूज़ इट। राइट डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना सवाल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, तकरीबन 8 हफ्ते पहले मेरा जो राइट ईयर है ना, कान, उसमें मुझे ना, जब मैं घर रात को बैठता था तो रिंगिंग की आवाज आती थी अंदर से, यानी कि जैसे कोई बजिंग हो रही है। तो फिर मैंने ऑलिव के ड्रॉप्स डाले 1-2 वीक के लिए, तो कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ क्वाइट जगह पे होता था, दिन को नहीं पता चलता था। सिर्फ राइट ईयर में पेन कोई नहीं, कुछ नहीं होता था, कोई मसला नहीं था। फिर मैंने जीपी को फोन किया तो उन्होंने मुझे 1 वीक के बाद की अपॉइंटमेंट दी। तो फिर मैं गया तो उन्होंने मेरा जो है ना राइट ईयर जो है उसको किसी चीज के साथ चेक किया, तो वो कहती हैं कि ये ड्राई है। फिर उसने लेफ्ट पे चेक किया तो कहते हैं वो ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक स्प्रे लिख के दिए, ऑटोमाइज कोई समथिंग लाइक दैट थे। ठीक है, तो 1 हफ्ते के लिए डालो। तो मैंने डाले 1 हफ्ते के लिए, तो वो रिंगिंग की तो 80% चली गई प्रॉब्लम, लेकिन वो कान मेरा बहुत हैवी हो गया और फुल ऐसे लगता है जैसे पता नहीं उसके अंदर कोई चीज ट्रैप है। अभी पहले तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था। ठीक है, कान के अंदर कोई और तो चीज नहीं है, उन्होंने कहा क्लियर है कान? जी, जीपी ने खुद चेक किया तो राइट ईयर में प्रॉब्लम थी। तो वो कहती हैं ये शैम्पू या नहाते हैं तो उससे पानी चला जाता है, इन्फेक्शन, तो ये ड्राई है बहुत ज्यादा। मैं बताता हूँ आपको जी, मैं बताता हूँ। ओके थैंक यू जी। जी हाँ, नाम इनका मैं पूछना भूल गया, लेकिन बहरहाल राइट ईयर में इन्होंने जो इन्फेक्शन बताया उसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसके लिए उनको ट्रीटमेंट की गई। और यस, जीपी वाज राइट कि अक्सर पानी कान में जाने से, लोग अक्सर कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं, उसके यूज़ करने से, शैम्पू के जाने से, स्विमिंग करने से एक आउटर ईयर इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। और उसके जो साइन होते हैं वो ये होते हैं कि जो आउटर ईयर होता है वो टेंडर फील होता है। व्हेन यू ट्राई एंड टच इट यू फील टेंडरनेस आउटसाइड। स्वेलिंग भी हो जाती है अक्सर लोगों को, डिग्रीज वेरीज करती हैं, उसमें डिस्चार्ज भी समटाइम हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट ये होता है ऑब्वियसली कि जो भी चीज़ इस्तेमाल करने से आपको ये हुआ है तो आप उसको अवॉइड करें, नंबर 1। अच्छी बात यह है कि इनकी जो रिंगिंग थी वो स्प्रे यूज़ करने से बेहतर हो गई है। इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट वाज राइट। नाउ अक्सर किसी भी ईयर इन्फेक्शन के बाद फौरी तौर पे फुल टर्म सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते हैं। नाउ अब मुझे नहीं पता कि उनके जो इंटरनल ईयर है वो एग्जामिन हुआ है नहीं हुआ है, या अंदर कोई चीज़ डॉक्टर ने देखी। तो मेरे ख्याल में जो तरीका ये होगा कि कुछ दिन वक्फे के बाद कोई ड्रॉप भी यूज़ ना करें अगर ईयर क्लियर है, अपने डॉक्टर से दोबारा एक फॉलोअप करा ले ताकि वो अंदर दोबारा चेक कर ले। एक इशू जो ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये एक कोर्स से ठीक नहीं होता और ये बार बार होता है बाज़ दफ़ा। तो ये एक प्रॉब्लम है विद दिस इन्फेक्शन। सो मेरे ख्याल में दोबारा चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा चेक करा लें, लेट्स सी हाउ वेदर इट्स क्लियर्ड और नॉट। राइट डॉक्टर साहब, मैं अभी बहुत थोड़ा वक्त है हमारे लिए, ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हों तो आप अपना नाम, एज, और अगर आपका क्वेश्चन आपके वेट से रिलेटेड है तो वेट लाजमी बताएं। उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब को आसानी होती है कि आपको सही तरीके से वो आंसर कर सकते हैं।
तो अभी भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नोट कर लीजिए। हम बड़े ही मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आएंगे और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते थे। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कोरोना वायरस की सूरत हाल और आपके मुख्तलिफ जो क्वेश्चन थे सेहत के हवाले से, उनके ऊपर अपने डॉक्टर साहब से। डॉक्टर इमरान गौहर साहब, सर आपसे जो पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी उसमें डाइट जो प्लानिंग होती है उस हवाले से आपने कहा था, और अभी भी एक कॉलर जो थे उनके हवाले से आपने कहा था कि किसी भी सर्जरी में आप फ़ोन करें तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअली जो डाइट प्लानर है वो मिल जाएगा। अभी आजकल की सूरत हाल में चूँकि वहाँ पर बहुत सारी सर्जरीज़ में अभी जाना मुश्किल है, अभी वैसे ही हम टायर 4 की कंडीशंस में हैं, तो किस तरह किसी फ़र्द के लिए मुमकिन है कि वो अपने जीपी को बताए कि मुझे ये पोजीशन है और मैं अपनी डाइट प्लान बनवाना चाहता हूँ? क्या तरीकाकार होगा कि वो अपने जीपी को बताए? तो ज़्यादातर जो अब इस पूरे कोविड की वजह से हुआ है, कंसल्टेशंस फ़ोन पे हो रही हैं या वीडियो कंसल्टेशंस हो रही हैं। एंड डाइटिशियन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत आसानी से आप फ़ोन पे बात करके वो कर सकते हैं। इसमें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तो वीडियो कंसल्टेशन भी वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि फ़ेस टू फेस कंसल्टेशन नहीं हो रही। दे कैन जस्ट रिंग एंड मेक एन अपॉइंटमेंट, फ़ोन पे कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई सारी चीज़ बेसिकली जस्ट उसको आपने बताना है कि इस वक्त वो किस पोजीशन में है, कितना उसका वेट है, क्या वो रूटीन में खा पी रहा है। तो आजकल तो ख़ास कि कोविड की वजह से अक्सर लोग अपना ब्लड प्रेशर मशीन से चेक कर लेते हैं। मशीन बड़ी एक्यूरेट है, बिल्कुल, वो डॉक्टर को बता देते हैं। वेइंग मशीन तो आजकल हर दूसरे तीसरे घर में वेइंग मशीन भी मौजूद है, तो लोग वेट करके अपना पेशेंट अपने जीपी को, इसके अलावा शुगर वगैरह भी लोग घरों में। तो आजकल अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से ये कोविड, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास 20 साल पहले आता तो हम ज़्यादा ट्रबल में होते एक्चुअली। एटलीस्ट राइट नाउ मेरे तो इतने पेशेंट्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर अपने रीडिंग हमें बताते हैं। अब तो नई गाइडलाइंस भी इसको इनकरेज करती हैं एक्चुअली कि इसी पेशेंट्स जो घर पे ब्लड प्रेशर लेते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एक्चुअली। इस तरह तो लोग अपने बात करके फ़ोन पे वो अपॉइंटमेंट बना लें, मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है। राइट डॉक्टर साहब, हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 2 कॉलर मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसमें कोशिश करें कि वो मुख्तसर स्पेसिफिक हो और अपना नाम और एज लाजमी बताएं। और अगर आपका सवाल जो आपके वेट के रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको फिर वेट भी बताना होगा। तो 2 कॉलर हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन बता दें और एज बता दीजिए, डॉक्टर साहब आपको फिर आंसर कर देंगे। जी, मेरा नाम मिसेस शेख है, मेरा वजन 9 स्टोन है। तो मैं लंदन से बात कर रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना है। मुझे बॉर्डर लाइन की दोनों किडनी में इन्फेक्शन है, तो मुझे डॉक्टर ने कुछ ठीक तरह बताया नहीं, तो दवाइयाँ मैं ले रही थी, एंटीबायोटिक भी जुलाई में कोर्स किया। सिंस जुलाई ना मुझे इतने वो शावर जेल, तब क्रीमें, मोमेंटेसोन वो लगाती हूँ। सारी जिस्म मेरे बदन में ना रैश है, तो रैश मेरे ठीक नहीं हो पा रही। तो मुझे समझ नहीं आती। मैंने डॉक्टर साहब से, जीपी से बोला था कि मुझे एलर्जी करवाए, तो वो नहीं करवा रहे। मुझे एलर्जी की टैबलेट्स भी दी हुई हैं। तो मैं स्टैटिन भी लेती थी, वो मेरी उन्होंने स्टॉप की है 1 महीने के लिए कि हम देखते हैं कि स्टैटिन की वजह से तुम्हें रैश ना हो रही हो। लेकिन मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है कि रैश होती है जिनको बॉर्डर लाइन किडनी की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपकी एज क्या है? आपने एज नहीं बताई शायद। जी, आपकी एज क्या है? एज मेरी 69 है। 69 जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी दूसरी कॉल भी ले लेते हैं, फिर यहाँ क्वेश्चन करना है आपने इनसे? नहीं ठीक है, मैं जी हम आपको आंसर करते हैं। अभी एक दूसरी कॉल है, हम उनसे बात कर रहे हैं कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मिसेस मलिक है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मुझे ब्लड टेस्ट के बाद बताया गया मेरी बॉर्डर लाइन शुगर है। अब इस सिलसिले में मुझे कोई सही तफसील बताइए कि किस तरह इसको मैं अवॉइड करूँ, डाइट से या किसी से। आजकल डॉक्टरों का ये हाल है कि टेलीफोन पे भी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, वो कॉल। जी मिसेस मलिक, आपकी एज क्या है प्लीज? जी, आपकी एज?
मेरी एज 71 है और मेरा वजन 70 किलो है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको अभी आंसर करते हैं। असल में हमारे साथ 2 कॉलर डॉक्टर साहब और मौजूद हैं, हम उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Khan, Peterborough, age 52. जी सर, क्वेश्चन प्लीज। Question is, I think I spoke to you last week about the cholesterol. So the doctor hasn't come back to me. So obviously that means everything is okay. If the Dr. Imran can elaborate on that. Second question is HRT. HRT is that there was a little controversy a little while ago. My wife is probably, you know what I mean. So is that good for them? And third question is the new strain of COVID. आपको समझ आ रही है? जी I got you. Okay. Yeah. Thank you. I got it. ऑलराइट जी, हम अगला कॉलर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी आप अभी बात करें, आपको सुन रहे हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी wanting to ask the doctor a question. It's about my wife. She's been suffering with migraines pretty much all her life, but they've been getting a lot worse over the last year or so. She used to have migraines sort of, one day every month or a couple of days, but now it can be like a whole week. Okay. And just wanted to get some advice on how that. old is she? We've spoken to our local GP and they've tried triptans and like sumatriptan and all of these kinds of things, but nothing really seems to help. How old is she? 40. 40 years of age. Okay. All is she right. on any medication for migraine right now or not? Just the triptans that they've given her, sumatriptan, and I can't remember the other name. But I'll give you some ideas. I'll give you some suggestions to follow. Yeah. ऑलराइट, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब 4 क्वेश्चन हैं आपके पास। जी हाँ। सबसे पहले मिसेस शेख का था, उनका क्वेश्चन ये था कि उनको रैश हो रहे हैं पूरी बॉडी में और वो उनको डॉक्टर ने बोला है कि बॉर्डर लाइन इन्फेक्शन है इन द किडनीज। मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है व्हाट डज इट मीन बाय बॉर्डर लाइन इन्फेक्शन। तो कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी किडनी में रैशेस दे सकती है, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अगर उनको किडनी के इन्फेक्शन की वजह से या उसके बाद रैशेस शुरू हैं तो ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी क्लियर्ड। उसके लिए ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट वगैरह या स्कैन वगैरह कराना ज़रूरी है टू गेट टू द बॉटम ऑफ दैट। अगर वो रिलेटेड टू किडनी इशू है, अगर नहीं है तो उसके लिए डिफरेंट क्रीम्स। अब रैशेस में इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू से ऑन द टेलीविजन बिकॉज विदाउट सीइंग अ रैश बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ बताना। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किडनी के साथ हुआ है तो किडनी की फुल MOT होना ज़रूरी है, उसके बाद ही डॉक्टर आपको कुछ बता सकता है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये इससे सही नहीं हो रहा तो वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकता है। ऑब्वियसली इट्स अ बिट ऑफ एन इशू, लेकिन आप आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट भी जो हैं वो पिक्चर्स के थ्रू सजेशंस दे रहे हैं। राइट। उसके बाद मिसेस मलिक का फ़ोन था, उन्होंने बोला मैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक डायग्नोज हुई हूँ और व्हाट शुड आई डू। आप वही करें जैसे हमने पहले अपने कॉलर्स को बताया था कि डाइटरी प्लान बनवा लें, अपने GP से बात करके किसी डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट लेके और अपनी जो वेट है उसको रिड्यूस करना शुरू करें। वेट रिडक्शन इटसेल्फ रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, सिंपल, और ब्लड प्रेशर एज वेल नाउडेज, इट्स रिकग्नाइज फैक्ट। सो आपको जो आपने पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैं आपको ये सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा और उसके लिए ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटीज़ और डाइट है, तो डाइट के लिए डाइटिशियन। बेसिकली नटशेल में आप वेट रिड्यूस करें अगले 6 से 8 महीनों में, और अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बेहतर हो जाएगा। टिक्का खान साहब का फ़ोन था, हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी, और उन्होंने HRT के बारे में पूछा है। HRT is hormone replacement therapy. It's for women who are, menopausal women to get rid of the symptoms. HRT obviously हर मेडिसिन की तरह उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ लोगों में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्लड क्लॉट्स वगैरह की तकलीफ़ है या कैंसर की तकलीफ़ है, मोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा HRT इज़ वेरी कॉमनली यूज नाउ डेज़। ज़ाहिर है आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक होना चाहिए और ये बड़ी यूज़फुल है फ़ीमेल्स के लिए, तो मेरे ख़्याल में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको कि HRT के यूजेज में इशू आ रहा है, आजकल तो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है। उससे पहले आप ओवर द काउंटर स्टफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑयल ऑफ प्रिमरोज़ एंड स्टफ़ लाइक दैट। और उन्होंने फिर कोविड की नई स्ट्रेन के बारे में पूछा। हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था
ये कोविड की जो नई स्ट्रेन है वो हाईली इन्फेक्शियस है और ये इवॉल्व हो रहा है ये वायरस। अभी तक ज़ाहिर है डिटेल तो बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये इन्फेक्टिविटी इसकी पिछले वायरस से ज़्यादा है, मीनिंग ये जल्दी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर और ज़्यादा और तेज़ी से होता है। लेकिन इसके बारे में भी चीज़ें आ रही हैं, वक्त के साथ हमें शायद ज़्यादा पता चले। दूसरे हमारे नए कॉलर थे, उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ इज़ 40 ईयर्स ओल्ड और उनको लॉन्ग टर्म माइग्रेन का इशू है और सडनली फ्लेयर अप हो गया, दैट्स व्हाट आई गैदर्ड। तो मेरा मशवरा ये होगा कि चंद चीज़ें एज ए सेफ्टी नेट ज़रूरी हैं। मैं अज्यूम करता हूँ कि उनके शी हैज़ अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, her blood test is normal, for example her iron levels and other bits and pieces are absolutely normal, or blood pressure is normal, and then I'm going to advise you sumatriptan तो एक यूज़ हो रही है acute flare ups के लिए। आजकल एक अच्छी टैबलेट आई है वो है एमिट्रिप्टिलिन एज वेल, लेकिन अगेन आप अपने डॉक्टर से बात करें, इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, बट बिफोर दैट दीज फ्यू थिंग्स नीड टू बी चेक्ड एज वेल एज आई मेंशन अर्लियर। तो जी राइट, डॉक्टर साहब हमारे साथ 2 कॉलर और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप अपना नाम, अपनी एज और अपना क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए। मेरा नाम मिसेस बेगम है और मेरी एज 52 है। जी जी और मुझे आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। थैंक यू। मेरा ये सवाल है कि मैं बहुत ज्यादा आजकल पता है कोरोना की वजह से वो मुझे जो लेफ्ट हाथ है ना मेरा अंगूठा उसमें आर्थराइटिस हो गया था आज से 6 महीने एक साल पहले। तो वो दवाई से नहीं कंट्रोल हो रहा था, तो उन्होंने इंजेक्शन डाले थे 3 दफा में, वो 3 महीने के इंजेक्शन डाले हैं। अभी पता है आजकल कोई भी नहीं मिलती है, तो मुझे ऐसा दर्द हो गया है कि थोड़ा सा कपड़ा भी उसके साथ लगे ना तो बहुत सख्त दर्द, रात को दिन को एक वो कोडो में लेती हो तो बहुत दर्द है। इसकी कोई अंगूठे में है दर्द? अंगूठे में है, सोजन भी बहुत हो गई है। आपका कोई ब्लड टेस्ट हुआ है? ब्लड टेस्ट किया था, वो कहते थे आर्थराइटिस है। गाउट तो नहीं है? गाउट का चेक किया? गाउट का पता नहीं, वो मुझे नहीं पता क्या होता है। अच्छा, गाउट का आप पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, गठिया वठिया कहते हैं, मुझे पता चले। हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन गाउट का पूछ लीजिएगा। ओके आई विल कम बैक टू यू देन। ओके थैंक यू। ओके जी, दूसरे कॉलर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्वेश्चन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक क्वेश्चन करना है। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को जो लोग आर्थराइटिस के मरीज होते हैं, अच्छा उनके जितने भी बिग जॉइंट हैं वो सारे दर्द कर रहे हो और वो ऑपरेशन के लिए भी उनको कहा जाए कि भाई अपना जॉइंट का ऑपरेशन करवा लें, जैसे कि घुटने के ऑपरेशन होता है ना, इस तरह मेरे शोल्डरों में तकलीफ है बहुत ज्यादा और हाथों में। तो मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है, विच इज अ वेरी गुड A1, मैं बहुत अच्छी तरह से चल सकती हूँ उसके साथ, लेकिन दूसरे घुटने में बहुत ज्यादा खराबी आ गई है और खासकर शोल्डर में बहुत है। फिर मुझे ये भी ऑफर किया गया कि आप ये भी रिप्लेस करवा सकती हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि अगर दवाइयाँ खा के अपने आप को मेंटेन रखे इंसान और ऑपरेशन ना करवाए वो बेहतर है, या ऑपरेशन करवा ले तो अगर ज्यादा दर्द होगा तो फिर वो ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा? जी आपकी उम्र क्या है? अच्छा इंसान तो इसी तरह गुजारा। आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? मेरी एज 70 से ऊपर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जी आपको डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी मम के बारे में बात करनी थी। मेरी अम्मी को काफी कब्ज होती है, पेट में बहुत तकलीफ होती है, पर ये है कि अभी रिसेंटली उसको डायग्नोज हुआ है हेपेटाइटिस सी। इसका क्या हल है? क्या डाइट या ऐसा कुछ? हेपेटाइटिस सी, व्हाट डिड यू से? Hepatitis C. Okay, fine. उनकी एज क्या है? Diagnosed that. All right, no worries. And how old she is? 68. 68, ठीक है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए बड़ी दुआएं हैं बेटा, और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपका प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। होती है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा नॉलेज बढ़ा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, दुआ करते रहिए। मैंने क्वेश्चन पहले भी किया था। मेरी उम्र बेटे 74 है, मैं और बर्मिंघम से बोल रही हूँ।
मेरा बेटा प्रॉब्लम है कि मुझे जॉइंट प्रॉब्लम ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे काफी ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसी मुसीबत में मुब्तला हूँ। मैं किसी वक्त अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रही हूँ। खास तौर पे अब जो शुरू हो गया वो मसला, वो क्या है, मेरे हिप्स में वो पेन जा रहा था, उसका भी उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, 3 मोरे मेरे हुए हैं, लेकिन मुझे अभी तक भी मैं उससे निकली नहीं हूँ। मैं दर्दों में उसी तरह से हूँ, मैं चलना मेरा मुश्किल है, मैं इतना एफर्ट करके चलती हूँ कि किसी तरह मैं अपने आप को हिलाऊं दिलाऊं, लेकिन मैं बेटा किसी तरह से भी अपने आप को कारआमद नहीं बना पा रही हूँ। मुझे थोड़ी सी एडवाइस चाहिए आपकी। जी डॉक्टर साहब, आपको इसका आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, आपके पास अभी 4 क्वेश्चन जो जी है बिल्कुल। वो आ गए हैं। मैं ये जो इनका जो सवाल था, शी लुक्स वेरी साउंड्स वेरी डेस्परेट, और मैं उनको क्विकली एक लगता है कि वो वैसे एक्टिव होना चाहती हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल, देखें लास्ट हमारी कॉलर का पहले जवाब दूंगा, शी साउंड्स वेरी डेस्परेट टू मी। आई थिंक जो देखें लाइफ में ना बाज़ दफ़ा बाज़ प्रॉब्लम्स एक आदमी को ज़्यादा होते हैं, एक को कम होते हैं। आपका लगता है मुझे कि यू हैव अ वेरी बैड आर्थराइटिस, और जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या कर सकती हूँ। आप इस वक्त सिवाय अपने आप को एक्टिव रखने के और एक्सरसाइज एंड फिजियो के और वज़न को कम करने से ज़्यादा और पेन रिलीफ लेने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। कीप इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज अगर आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड होंगी तो आपका जो पेन है वो भी बढ़ जाता है, एंड इट्स अ रिकग्नाइज्ड फैक्ट फ्रॉम पेन क्लिनिक्स एज वेल। सो आई थिंक आप जो सिंपल आंसर मेरा ये होगा कि ये 2 चीज़ें करें। अनफॉर्चुनेटली बात किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट इन लाइफ एंड गेट ऑन एंड मूव ऑन विद दैट। हमारे साथ मिसेस बेगम थी, उन्होंने सवाल किया कि उनको आर्थराइटिस का बोला है, और जिसका मैंने पूछा था उनको गाउट डायग्नोज हुआ है कि नहीं, उनको पता नहीं था। तो अगर एक जॉइंट सॉलिटरी इन्फ्लेम्ड हो रहा है, सूज रहा है और इतने दिनों से सूज रहा है, और तो उसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि ज़रूर गाउट का टेस्ट करा लें। गाउट पता नहीं गठिया बोलते हैं उर्दू में क्या, मुझे नहीं याद, लेकिन उसका टेस्ट गाउट आप बोलेंगी तो डॉक्टर आपको यूरिक एसिड लेवल करा लेगा, उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि क्या मसला क्या है। अदरवाइज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है आपको तो उसके लिए आपने इतने इंजेक्शन लगवा लिए हैं, मेरे ख्याल में आपको ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ फिजियो से बात करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म उसके लिए तरीका है। अगर मसला ये कि अंगूठे में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है तो आप चेंज नहीं करा सकती, और इतने सारे इंजेक्शन थोड़े से बहुत अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि उससे और भी आपका आर्थराइटिस बढ़ सकता है वक्त के साथ साथ। तो फिजियो आप करा लें और अपना गाउट का एक टेस्ट ज़रूर करा लें। इसके अलावा हमारी कॉलर थी, शी 70 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने बोला कि एक सवाल था उनका कि आया कि टैबलेट से ही गुजारा करें या फिर ऑपरेशन रिप्लेसमेंट करा लें। तो मैं, उन्होंने जो अपनी एज ग्रुप बताई है 70 ईयर्स, आई वुड एडवाइज हर टू गेट अ जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्चुअली इफ़ शी कैन, बिकॉज शी हैड अ वेरी गुड रिजल्ट अर्लियर विद दैट। सो मैं समझता हूँ कि अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर करा लें। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर मोर मोबाइल, आप काम करने में, अपनी लाइफ को एंजॉय करने में आपको आसानी होगी, और आपकी जो दवाइयाँ लेती हैं आप, उसकी भी कमी हो जाएगी। देखें कोई भी दवाई का साइड इफ़ेक्ट तो होता है हम जो लेते हैं, चाहे वो पेन रिलीफ हो जाए कुछ हो, तो अगर आपको ऑपरेशन से उससे उनसे जान छूट जाती है और आपकी लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाता है तो मेरे ख्याल में डरने की बात नहीं है। यू शुड गो फॉर इट एंड गेट इट डन मेरे ख्याल में। इसके अलावा एक खातून थी, उन्होंने अपनी वालदा के लिए सवाल किया था कि उनको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ है, तो ग़िज़ा में क्या एहतियात करें। देखिए हाँ, तो हेपेटाइटिस सी में ग़िज़ा से मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस सी यू नो क्वाइट इन्फेक्शियस प्रॉब्लम, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो थ्रू द हेपेटोलॉजिस्ट बड़ी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, जो कि इसके लिए अलग सेंटर्स हैं और हॉस्पिटल वाले इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि डाइट से कोई बहुत बड़ा, वो मैंने कब्ज़ का भी तज़किरा कर रही थी शायद। हाँ, कब्ज़ के लिए उसके लिए वो ओवर द काउंटर लैक्टिलोज वगैरह यूज़ कर सकती हैं, सेना यूज़ कर सकती हैं, लेक्सिडोज आते हैं वो यूज़ कर सकती हैं। हो सकता है उनको किसी दवाई का या किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, लेकिन हेपेटाइटिस सी इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। मेरा नहीं ख्याल ग़िज़ा से कोई बहुत बड़ा उसमें कोई कंटेंट मना होता है, आप ग़िज़ा ले सकती हैं। ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम के साथ वेट रिडक्शन, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे वेट आपका बढ़े, और तो जनरल एडवाइस है मेरी के लिए। डॉक्टर साहब, अभी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ब्रदर, मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे को ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन मुझे पता है कि वो ब्लड प्रेशर मेरी नींद से मुताबिक है, वो रील से वो रिलेटेड है। जिस दिन मुझे नींद पूरी नहीं आती है तो फिर दूसरे दिन बहुत वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और बेचैनी भी बहुत लगती है, आंखों में जलन लगती है, और ऐसा लगता है कि नींद आएगी, लेकिन दिन को भी कभी कभी नींद नहीं आती। तो उसके बारे में कब से है आपको नींद का मसला?
नींद का मसला है तो कभी कभी हो जाता है, तो कभी जिस दिन अच्छी नींद आती है उस दिन ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जब नींद नहीं आती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, ठीक है जी। आपको डॉक्टर साहब बताते हैं इसका आंसर। जी डॉक्टर साहब। जी, इम्तियाज़ साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया एक्चुअली कि ब्लड प्रेशर इज़ ड्यू टू इंसोम्निया, बेसिकली नींद ना आने की वजह से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इंसोम्निया जो है यानी कि नींद का ना आना इटसेल्फ इज़ अ सिम्टम या साइन है प्रॉब्लम का। यानी फ़र्ज़ करें कोई शख्स स्ट्रेस है या डिप्रेस है या किसी किस्म की परेशानी है या दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, तो असल में नींद हमें इस वजह से नहीं आती। ये नहीं कि नींद की बीमारी की इटसेल्फ कोई होती है, नींद उसका एक साइन और सिम्टम है बीमारियों का। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आया आपको ये नींद का ना आना क्यों है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अक्सर हम लोग खुद भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, लेकिन ये मैं बता दूं कि कोई ना कुछ ज़रूर वजह होती है। उसमें लाइफस्टाइल भी हो सकती है अक्सर। एक्चुअली असल में आपको फिर उसको चेक करना है उसको कि है क्या है। जी हाँ, आपने खुद उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश। स्लीप हाइजीन एडवाइस करते हैं हम कि आप टीवी और फ़ोन और ये सब चीज़ें हम बहुत यूज़ करते हैं आजकल, वो कम करें। फिज़ी ड्रिंक्स या जैसे कि चाय या कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल कम करें। और अगर आपको स्ट्रेस है तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि भाई मुझे कोई मसला है जो दिमाग में चलता है, तो उसको ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करें। आया वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या जो भी हो। लेकिन यस, ब्लड प्रेशर कैन बी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। तो जो ये मैं नट शेल है वो मैं ये बताना चाह रहा था कि नींद शायद नहीं है जितना अफेक्ट करती, ये स्ट्रेस है ऑफ नॉट टू बी एबल टू स्लीप विच कैन अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर एज वेल। इसको आप देखें, वजह कोई भी हो ब्लड प्रेशर की, चाहे मेरा वेट हो, चाहे मुझे स्ट्रेस हो, चाहे नींद का ना आना हो, it is a problem. It's a risk factor for bigger things. So जो भी आपका आप समझते हो अंडरलाइंग इशू है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस करें। लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डजंट मैटर इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और वट एवर द रीज़न इज़, यू हैव टू एड्रेस इट। और इंशाल्लाह ताला जब आपका जो दूसरा मेन प्रॉब्लम वो हल हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी नीचे चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर जिस वजह से भी हाई रहता है, तो वो आपको इस लोगों को सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और लेकिन ब्लड प्रेशर के इशू को थोड़ा सा सीरियस लें और उसकी ट्रीटमेंट अगर आप समझते हैं कि आपको नींद के ना आने की वजह से, जो मैं मानता हूँ, लेकिन नींद का ना आना क्यों है उसमें थोड़ा सा गहराई में जाना है आपको और उसको भी एड्रेस करना होगा। और क्विक फिक्स नहीं है इसका, प्लीज़। ये नींद का ना आना या स्ट्रेस, इस पे ज़रा थोड़ा रोशनी डालें कि बहुत सारे लोग जो है वो मतलब डिज़ायर कर रहे होते हैं। देखिए, हर किसी की ख्वाहिश तो ये होती है कि वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिकवर हो जाए, लेकिन आप प्लीज़ एक मैसेज दें कि कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत जल्दी रिकवरी में आ जाएँ, ग्रेजुअली आएँ और अच्छे तरीके से आएँ। देखिए, नींद का ना आना तो ये बड़ा कॉमन इशू है, और लोग जो स्लीप हाइजीन मैंने जैसे बोला कि सर्टन स्टेप्स खुद रिफ्लेक्ट करने होते हैं। असल में हम लोग सब चाहते हैं कि हमें गोली दे दें और हम गोली खा के, मसला ये होता है हाँ, गोली का मसला ये है कि गोली एडिक्टिव है। अगर आप वंस यू स्टार्ट टेकिंग इट और यू नॉट एड्रेसिंग, फ़र्ज़ कीजिए कि आदमी को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, किसी चीज़ की वरी है, अगर आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, गोली तो 1-2 दिन तो आपको काम कर जाएगी, लेकिन देन यू व्हाट यू गोना डू, बिकॉज अगर कंसिस्टेंटली आप किसी को गोली देते हो तो एडिक्टिव है, वो तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी आपके लिए, क्योंकि उसके बगैर फिर आपको नींद नहीं है, तो पहले ही नींद नहीं आ रही, गोली ही लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और उसकी फिर डोज इंक्रीज, तो आजकल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है नींद की गोली में बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़। सो हम ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि जो रूट कॉज है उसको आप देखें आखिर क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ऑब्वियसली इफ़ यू आर क्वाइट ओल्ड एंड थिंग्स लाइक दैट देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज जो मैं एक एवरेज एज की बात कर रहा हूँ उसमें तो आपको इसको गहराई में देखना होगा क्यों नहीं आ रही है। 60, ही इज़ जस्ट 65 ईयर्स ऑफ एज, सो आई थिंक लुक इनटू इट डीपली और स्लो स्टेप्स लें और ब्लड प्रेशर के मसले को थोड़ा सा सीरियस लें, डजंट मैटर व्हाटएवर द रीज़न इज़। ओके डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म होने का है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस्लाम चैनल की तरफ से, इस्लाम चैनल के नाज़रीन की तरफ से मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और आपको पता है कि आपके जो नाज़रीन हैं, रेगुलर कॉलर्स हैं, वो माशाल्लाह आपको और आपकी तजावीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो आपके व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमें फ़ीडबैक दिया है कि दे हैव वे टुवर्ड्स बेटरनेस, के बहुत बेहतरी की तरफ वो गए हैं हमारे इस प्रोग्राम की वजह से। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 और 20 जो है कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ पूरी दुनिया के अंदर ही, और सेहत के मसाइल ज़ाहिर है सेहत को ही सबसे ज़्यादा बुनियादी तौर पर उसने टारगेट किया। इकानमी है, सियाहत है, बहुत सारी चीज़ें दूसरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ इफ़ेक्ट हुई है वो इंसानी सेहत इफ़ेक्ट हुई है। और 2020 के अंदर हमने बहुत सारे अपने प्यारों को लॉस किया है, अब उनको
हम फ्यूनरल्स के अंदर शरीक नहीं हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो साल है, क्योंकि अब हमारा जो प्रोग्राम होगा वो 10 जनवरी को होगा और फिर उसके बाद 17 जनवरी को भी हम आपके पास हाज़िर होंगे। तो नए साल के अंदर जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बड़ी उम्मीद के साथ और बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ इंशाल्लाह आएंगे और फिर इस वबा को भी शिकस्त देंगे और अपने आने वाले साल के लिए हम बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, हमारे लिए और अपने लिए भी दुआ करते रहिएगा। नया साल भी आपको मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। हमें दीजिए आप इस प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।